नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मुक्तिनाथ मंदिर में मौजूद है नेपाल के। उनका नेपाल दौरा है, आज दूसरा दिन है और आप देख सकते हैं वहां पर जो लोग, यहां पर जो कलाकार हैं उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त अपना वक्त गुजार रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढोल बजा रहे हैं, वहां आम लोग भी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए और प्रधानमंत्री भी उन लोगों के साथ बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे वहीं के हैं। इससे पहले जो वहां पर बौद्ध भिक्षु थे, जो वैदिक रीति रिवाज से बच्चे जो मंत्रोच्चार कर रहे थे, उनसे मुलाकात की। उसके बाद ये पारंपरिक एक वाद्य यंत्र होता है जो नेपाल का है, यहाँ प्रधानमंत्री ये वाद्य यंत्र आपको बजाते नजर आ रहे हैं। इसके पहले कल जब प्रधानमंत्री जनकपुर मंदिर में थे, जानकी मंदिर में थे, उस दौरान उन्होंने झाल भी बजाया था मंदिर में, जो कि मंदिर की परंपरा भी है। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानकी मंदिर में मौजूद थे और आज प्रधानमंत्री मुक्तिनाथ मंदिर में मौजूद हैं और काफी समय वो इस मंदिर में बिता रहे हैं। उन्होंने पूजा के बाद पूरे मंदिर की परिक्रमा भी की, जो कि एक परंपरा होती है। तो आप ये देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उन महिलाओं के साथ भी मुलाकात करें, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के लिए कुछ ना कुछ वो भेंट लेके आए। उनके हाथों में आप देख सकते हैं कि जो पहाड़ों में फूल मिलते हैं वो फूल उन्हें भेंट किया गया। इसके अलावा बोतल में कुछ उन्हें भेंट दिया गया है, जो शायद वहाँ का कुछ लोकल कोई हो सकती है, कोई चीज़ हो। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को हमने देखा है कि अक्सर वो कहीं भी जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि जो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनके साथ वो किसी ना किसी तरह से कनेक्ट हो और वहाँ के रंग में रम जाना, ये प्रधानमंत्री मोदी की खूबी है। और ये इस भेद को भुला देना कि वो कहीं बाहर से आए हैं, वहाँ के लोगों के साथ वो बात करते हैं, वहाँ के लोगों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी को फूल और बेलपत्र तोहफे के तौर पे दिया गया है, उन्हें भेंट किया गया है। और इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनसे ये बात करें। और हम जिस शालिग्राम की बात कर रहे हैं, शायद उन्हें वो ही शालिग्राम भेंट किया जा रहा है। कई प्रकार के शालिग्राम शिला वहां पर मिलते हैं, कई बार नारद रूप, विष्णु स्वरूप में, कृष्ण स्वरूप में, अलग अलग प्रकार के शालिग्राम वहां उस क्षेत्र में मिलते रहते हैं। वो शालिग्राम क्षेत्र ही है वास्तविक तौर में, फॉरेंसिक स्टोन बोलते हैं इसको। परंतु मोदी जी के बाद आप इसे माने कि ऐसी शख्सियत है मोदी जी कि जहां आज तक बहुत सारे हमारे नेता बाहर विदेशों में भ्रमण करने गए, लेकिन कल जो दृश्य हमने देखा वो पहली बार वो दृश्य था। आप माने कि भारतीयों को हर्ष होना चाहिए कि एक विदेश क्षेत्र में मोदी जी एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, उसमें 1 लाख व्यक्ति। आप सोचे, वो कोई ऑर्गेनाइज भीड़ नहीं थी कि यहां पर तो हम आक्षेप लगा देते हैं कि एक हम लोगों ने ट्रक भर भर के इकट्ठे कर दिए। वहां देखिए, एक विदेश क्षेत्र में वहां की लोगों की आस्था कैसे हमारे मोदी जी के साथ जुड़ी हुई थी और वहां 1 लाख आदमी वहां पर एकत्र थे। ये भी दिखाता है कि भारत और नेपाल के लोग कितना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जो अपने संबोधन में कहा, हमारी धार्मिक मान्यताएं एक हैं, हमारी संस्कृति एक है, हमारे पूजा के तौर तरीके एक है और हमारा संबंध सिर्फ रोटी का नहीं बल्कि बेटी का भी संबंध है। और ये भारत और नेपाल की जो निकटता है, जो संबंध है, जो बहुत पहले से चले आ रहे हैं, उसको दिखाते हैं। बीच में पिछले 4 साल की अगर बात करें तो दोनों देशों के संबंध हिचकोले खा रहे थे, जिन्हें फिर से एक बार पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है और उसी कोशिश की तरफ एक ये पहल, एक ये कदम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हालांकि इसके पहले अप्रैल में ओली भी भारत आए थे और उसके बाद ही नए संबंधों की शुरुआत हुई थी। कहा जा रहा है कि अब ये संबंध जो बीच में थोड़े से उथल पुथल थे, थोड़े से डामाडोल हो रहे थे और चीन की दखलंदाजी के बाद भारत की चिंताएं भी बढ़ी थी, लेकिन नेपाल और भारत सांस्कृतिक धार्मिक रूप से एक तरीके के हैं, इसीलिए इन दोनों देशों का संबंध भी बिल्कुल अलग है। और हमेशा ये कहा जाता है डिप्लोमेटिक तौर पर भी कि भारत को नेपाल के साथ, आप देखिए सेल्फी का जो क्रेज है प्रधानमंत्री मोदी के साथ, वो नेपाल में भी नजर आ रहा है। वहां पर जो तमाम लोग मौजूद थे, जिनसे जो लोकल से प्रधानमंत्री मोदी बात कर रहे हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी भी ली है। विक्रमादित्य जी, हम एक जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी का मुक्तिनाथ से एक रिश्ता रहा है,
वो जब युवा थे, जब उनकी उम्र कम थी, तब वो वहां पर जा चुके हैं। जी बिल्कुल, मैंने भी सुना है और मैंने भी पढ़ा भी है कहीं कि मोदी जी जब युवा अवस्था में थे पूरा देशाटन, देखिए मोदी एक ऐसी शख्सियत रहे हैं कि पूरे देश को उन्होंने जमीन से जुड़कर देखा है। यानी ये ऐसे पैदा नहीं जो ऊपर से टपक गए नेता और थोप दिए गए हम पे, ये पूरे देश का भ्रमण करने के बाद आरएसएस के पूर्व काल में यानी प्रचारक रहे हैं, तो पूरे देश का उन्होंने देशाटन किया है। और उसी प्रकार मैंने यहां तक सुना कि मुक्तिनाथ पहले भी दर्शन कर चुके हैं और ये मोदी जी का ही सजेशन था कि मैं वहां जाकर उनके दर्शन करूं और वहां जाकर उनका दर्शन लाभ भी लूं। ये एक मोदी जी की डिप्लोमेसी है जिस प्रकार की कि एक तरह से लोगों को जोड़ने की। आप देखिए मोदी जी का जिस प्रकार का इंटरेक्शन लोगों के साथ रहता है, वो जुड़ाव रहता है। बाहर के थोपे हुए नेताओं पे उस प्रकार का वो जुड़ाव नहीं रहता है। मोदी जी जिस प्रकार से लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जुड़ते हैं, हर एक को लगता है मेरा अपना। देखिए वही शायद लिखा हुआ है, नेपाल भारत मित्रता अमर रहोस, यानी नेपाली में लिखा गया है कि भारत और नेपाल की जो दोस्ती है, जो मित्रता है, वो अमर रहे। अमर थी, अमर है और अमर रहेगी। जो तस्वीरें फिलहाल आ रही है, इसको देख के तो ये लगता है। हमारे साथ ए.के. मल्होत्रा पूर्व राजनयिक भी जुड़े हैं। मल्होत्रा जी, जिस तरह से आप बता रहे थे कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा जो सरकारों के बीच का जो रिश्ता होता है, क्या वो इस तरह की जो तस्वीरें आती हैं उससे भी बेहतर नहीं होते हैं? प्रधानमंत्री मोदी का मंदिर जाना, कल जनकपुर में केपी शर्मा ओली जो प्रधानमंत्री नेपाल के, वो खुद मौजूद थे प्रधानमंत्री के साथ, तो ये सब चीजें जोड़ती नहीं है कि दोनों सरकारों के नेताओं को भी और जो सर्वोच्च अधिकारी उन्हें भी? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो कल्चरल डिप्लोमेसी है, जिसे आप फेथ डिप्लोमेसी कहें या कुछ भी कहें, ये एक किस्म एक माहौल बनाती है और वो माहौल जो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर जिसे आप कह सकते हैं, फिर उस माहौल में जो है, जो आपके कंटेंशियस इश्यूज होते हैं, जहां आपके मतभेद हैं, फिर उनको एड्रेस करने में आसानी हो जाती है। और भारत और नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में तो इसकी एक अलग से ही इसकी एक डायमेंशन है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हिंदू धर्म को मानने वाले वहाँ 80% लोग हैं। सालों साल से जो है हमारी जो एक परंपरा चली आ रही है, तो हम तो सिर्फ दो देश नाम के लिए अलग हैं, लेकिन जहाँ तक सांस्कृतिक और हमारे ट्रेडिशंस और धर्म को अगर लेके अगर हम चलते हैं तो ऑलमोस्ट एक ही है। 6 मिलियन नेपाली जो हैं हमारे देश में रह रहे हैं। इंडिया और नेपाल की जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है, उसकी जो प्रोविजंस हैं, उसके हिसाब से नेपालीज को जो है भारतीयों के बराबर का दर्जा दिया जाता है। बिल्कुल। लेकिन अफसोस की बात है कि पिछले कुछ समय से समय पे, ये पिछले कुछ समय की बात नहीं है, समय समय से भारत और नेपाल के रिश्तों के बीच में कुछ विश्वास की कमी आ जाती है। लेकिन और ये जो आज जो माहौल बनेगा, तो उसकी कॉन्टेक्स्ट में उन सब कंटेंशियस इश्यूज को एड्रेस करने में बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि एक बार फिर से हाईलाइट होगा कि भाई अगर नेपाल का भविष्य भारत के साथ ज्यादा है, बल्कि शायद ये संदेश नेपाल को उनकी भारत को देने की जरूरत है। भारत हमेशा जिस तरीके की भूमिका में नेपाल के साथ रहता है बड़े भाई की, शायद वो भूमिका बीच में कुछ कम हो गई थी, क्योंकि भारत की भी नाराजगी नेपाल को लेकर हो गई थी, उसकी चीन की नजदीकी को लेकर। लेकिन दोनों देश एक दूसरे को कल्चरली, अगर हम धर्म की बात करें, धार्मिक आस्था हमारी एक है, इतने स्ट्रॉन्ग, इतने मजबूत आधार एक दूसरे को जोड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात जो भारत और नेपाल के बीच है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, यानी एक दूसरे से लोग इतने जुड़े हुए हैं। और अगर इस देश से हम अपने द्विपक्षीय संबंध बेहतर नहीं रख पाए जो पहले थे, तो वाकई भारत के लिए ये एक बहुत बुरी स्थिति होगी। जी बिल्कुल। देखिए, ये जो माहौल बना भारत और नेपाल के बीच में, ये एक सर्कमस्टेंशियल भी कह सकते हैं आप। देखिए, जैसे 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली, सबसे पहले विजिट किया, बहुत सारे सालों से कोई नेपाल में भारत का प्रधानमंत्री गया नहीं था, एक बड़ी अच्छी शुरुआत हुई। लेकिन जब 2015 में नेपाल में जो कॉन्स्टिट्यूशन, नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के दौरान में कुछ ऐसी स्थितियां बन गई कि जिससे ऐसे लगा कि मधेसी, जो आप कह सकते हैं कि एक भारतीय मूल के लोग जो रहते हैं, उन्हें लगा कि वो जो उनकी एस्पिरेशंस थी वो उस कॉन्स्टिट्यूशन से पूरी नहीं हो रही थी। और फिर जिस तरह की परिस्थितियां बनी, ऐसा नेपाल में एक माहौल सा बना दिया गया कि जैसे कि भारत है उनके आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है। मल्होत्रा जी, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जब वहां पर संविधान बना,
आप जो संविधान की बात कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया, क्योंकि केपी शर्मा ओली वो शख्स हैं, जब संविधान बन रहा था तो वो उसको देख रहे थे, वो उसके उस वक्त उसके इस तरह से उनके पास ये पूरा का पूरा संविधान बनाने का जिम्मा था। आज वही व्यक्ति प्रधानमंत्री है नेपाल का, जो जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी का भारत की तरफ बहुत सकारात्मक रवैया नहीं रहा है, लेकिन अगर उसके बाद वो नेता अगर भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा चुका है, प्रधानमंत्री मोदी के साथ जिस तरह का उनका केमिस्ट्री नजर आ रही है, एफर्ट्स जो हुए हैं वो कारगर साबित हो रहे हैं। भारत की जो डिप्लोमेसी है, या कहें कि मोदी की जो डिप्लोमेसी है, वो काम कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए ना, माहौल बहुत ही खराब हो चुका था। माहौल इतना खराब हो गया था कि जब वहां ब्लॉकेड हुआ और वहां से इंडिया से सप्लाईज रुक गई, तो उसके लिए भी जो है भारत पे जिम्मेदारी डाल दी गई। और फिर ओली ने तो अपनी इलेक्शन कैंपेन में साफ एंटी इंडिया स्टांस लिया। उन्होंने बोला कि भारत की वजह से हमारी जो सरकार गिर गई। तो इन सब चीजों को देखते हुए, लेकिन जो हमारी डिप्लोमेसी का जो एक नेट रिजल्ट निकला, और पीएम मोदी जब दोबारा ओली बन के आए तो वो पहले भारत आए, और इस दौरान में उनका झुकाव जो चीन की तरफ गया, अब उसको न्यूट्रलाइज करना एक चैलेंज है। और उसको जो हमारा ट्रस्ट डेफिसिट को कम करना जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। और मुझे लगता है कि ये जो अच्छा माहौल बन रहा है, एक बार लोगों में दोबारा से ये याद दिलाया जा रहा है कि भाई देखिए, नेपाल का भविष्य भारत के साथ है, चाइना के साथ क्या कंपैटिबिलिटी है, और ना रिलीजियस कंपैटिबिलिटी है, बहुत जरूरी है नेपाल के लोगों के बीच भी भारत की तरफ से कि भारत हमेशा किसी भी तरह से जो है नेपाल के साथ है और नेपाल के साथ खड़ा रहेगा। नेपाल को कुछ नहीं मिलने वाला है। समय समय पे वो चाइना कार्ड खेल सकते हैं, सिर्फ हमें मल्होत्रा जी इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हम देख रहे थे वो बहुत ही ऐतिहासिक तस्वीरें थी, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी मुक्तिनाथ मंदिर पहुंचे, उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का पड़ाव होगा पशुपतिनाथ, जो काठमांडू में, हालांकि उनको पहुंचने में वक्त मिलेगा, लग जाएगा यहां से पहुंचने में, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बताती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह से नेपाल और नेपाल के लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि भारत ही उनका एकमात्र ऐसा दोस्त है। वहां पर लिखा भी हुआ था, भारत और नेपाल की जो मित्रता है अमर है, तो अमर थी, अमर है और अमर रहेगी। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताएं, कल पीएम मोदी ने जिस बस को जनकपुर से अयोध्या के लिए रवाना किया था, वो बस अयोध्या पहुंच चुकी है। इस बस को सीएम योगी ने अयोध्या में रिसीव किया। जनकपुर से चलकर ये बस अयोध्या पहुंची है और इसमें ये यात्री हैं जो अयोध्या आए हैं। कैसा रहा आपका सफर? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा। बस के आगे एस्कॉर्टिंग हो रही है, वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी उद्घाटन किए, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जो योगी जी हैं, स्वागत के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। ऐतिहासिक पल है हम लोगों को, ये बहुत सौभाग्य की बात है। जैसे जनकपुर में सीता जी का वो था, ये रामचंद्र जी का घर है, तो अच्छा लग रहा है कि सीता जी का घर देखा आप रामचंद्र। बिल्कुल दुल्ही के घर से हम लोग दूल्हे के घर आए हैं, है ना। निश्चित रूप में एक बहुत बड़ा जो संबंध है हम लोगों को। कल मोदी जी वहाँ से हम लोग को हरी झंडी दिखा के विदाई किए। आज हमारे मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हम तैयार हैं रिसीव करने के लिए, तो बहुत खुशी की बात है। एकदम प्राउड हम लोगों को फील हो रहा है। रास्ते में हॉस्पिटैलिटी भी हम लोगों को बहुत अच्छा से हुआ, जगह जगह पर सिक्योरिटी के हिसाब से भी काफ़ी सिक्योर हम लोग फील किए, इसलिए बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं हम लोग। आपका मन था यहाँ पे आने का, अयोध्या में आने का मन था? जी बहुत मन था। पहले कभी नहीं नहीं आए थे, फर्स्ट टोटी आए तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या सुना था अयोध्या के बारे में आप लोगों ने? नहीं, हम लोग तो सिर्फ कल्पना कर सकते थे अयोध्या कैसा है, लेकिन अब तो साथ साथ हम लोग दर्शन हो गया। ये हम लोग को बहुत बड़ा उपलब्धि है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये।